नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला, तो उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी स्पेशल बैच के तौर पर जो हिंदी स्टार्ट की है, अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है वो, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कक्षाएँ हैं। और इनसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तो जितने क्वेश्चन बनेंगे इनसे बाहर नहीं जा सकते, ये गारंटी है। ठीक है, तो भाई अपने साथियों को भी इसके बारे में अवगत कराएं, क्योंकि जब अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कुछ व्यूज़ बढ़ेंगे, तो इज्जत बनी रहेगी। ठीक है, तो क्या हम लोग देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष के आधार पर व्यंजनों के भेद। ठीक है, तो देखिए, पहली बात क्वेश्चन ये बनता है कि घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, देखो, घोष व कंपन के आधार पर कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक है अघोष और एक सघोष। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि वर्ग, जो आपको ये कचट तब बताया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन वर्णमाला के जो व्यंजन से संबंधित हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से वही आते हैं, अपना वर्ग लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है? कचट तब डालेंगे भाई हम लोग, का चा टा कचट तप, कचट तप। तो का, खा, गा, घा, अणा। हाँ ठीक है, इतनी जगह सही है। चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा। सही लिख दो, वरना आप लोग कहेंगे कैसे लिखा है ये। हाँ ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। भाई एक बात चेक कर लो कि ये सही से शो कर रहा है, फिर आगे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो भाई ऐसा करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, क्योंकि जब ऊपर से लिखेंगे सघोष 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 अघोष, तो ये जो है सही से दिखेगा नहीं भाई आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं का, यहाँ पर खा, यहाँ पर गा, और यहाँ पर घा, और यहाँ पर अड़ा। ठीक है, थोड़ी सी लाइन इसको भी सही लिख देते हैं। चा, छा, जा, झा, या। देखो, जब मुझे ये नहीं पता था कि सघोष अघोष या अल्प प्राण महाप्राण कैसे याद करें, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आती थी कि यार कैसे इसको याद किया जाए, कैसे इसको समझाया जाए भाई, कि ये अघोष है, ये सघोष है। लेकिन जब मुझे बाद में पता लगा कि ऐसे पढ़ते हैं, तब आसानी हो गई थी। तो जो लोग नए हैं तो उनके लिए भी अच्छी बात है, जो लोग पुराने हैं जानते हैं, उनके लिए रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब सघोष अघोष की बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो पहली और दूसरी लाइन होती है, जो ये वाली पंक्ति, ठीक है, ये होते हैं आपके सघोष। ये सभी के सभी सघोष होते हैं। ठीक है, नहीं अघोष, ये सभी के सभी क्या होते हैं? अघोष होते हैं भाई। ये सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं। ठीक है, जैसे पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि ठा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, और आपके सामने ऑप्शन हो ठा, डा, ठीक है, अघोष है तो डा, ढा, झा और ठा हो, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको ठा लगाना है। और यही आप याद करने बैठ जाएंगे कि कौन कौन से अघोष है, कौन कौन से सघोष है, तब तो काम हो गया। तो क्वेश्चन दोस्तों आप समझ गए ना कैसे बनता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे जा, घा, धा और ये था। मतलब ये नहीं कि आपके सामने यही ऑप्शन हो, मतलब इनमें से कोई हो सकता है और ये हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा अघोष। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो बाकी के बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो सारे हो जाएंगे सघोष या घोष। सघोष बोलते हैं या घोष भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए, जब मैं आपको स्वर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर
ये होते हैं सघोष। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और सभी अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं ना, वो भी सघोष होते हैं। साथ में जो ऊष्म व्यंजन का जो हा होता है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो देखो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, यानी या, रा, ला, वा, और साथ में ये एक आता है हा, ये, तो ये भी होते हैं सघोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी सघोष होते हैं। ठीक है, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ना, अब तीनों सा किस में आते हैं? ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या करेंगे भाई? तो तीनों सा, यानी ये सा और ये सा, ये किस में आते हैं? तो ये दोस्तों आते हैं आपके अघोष में। ये किस में आते हैं? अघोष। ठीक है, अब देखो ये 25 हो गए, 25 11 कितने हो गए भाई? यहाँ पे देखते हैं, 25 11 36 हो गए। ठीक है, 36 हो गए, और ये 36 8 44। ठीक है, यानी 33 मैंने आपको बताए थे व्यंजन, जब इससे पहले क्लास हुई थी, वहाँ पे 33 व्यंजन बताए थे आपको, और 11 स्वर, तो 44 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज़ें आपको पता हो गई कि सघोष और अघोष में क्या होता है, कौन कौन चीज़ें अघोष में, कौन कौन चीज़ें सघोष में होते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो वर्ण वाली रहेगी। ठीक है, व्यंजन और स्वर को मिक्स में करके पढ़ेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि स्वर भी होता है ना, स्वर का भी तो उच्चारण होता है, स्वर भी तो अल्पप्राण और महाप्राण में कुछ भी होता होगा इसमें। चलो देखते हैं। अब देखते हैं वायु, जो प्राण वायु हमारी होती है ना, हम लोग जब बोलते हैं ना, तो देखो जब भी कभी कुछ बोलते हैं तो हम लोग के मुख से वायु निकलती है, तभी उच्चारण होता है। तो जो वर्ण हैं वो हमारे प्राण वायु के अनुसार कितने उनके भेद हैं? प्राण वायु के अनुसार तो 2 भेद हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि प्राण वायु के आधार पर कितने हैं? 2। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यही वाला मिटाएंगे नहीं, क्योंकि इसका मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट एक साथ ले लें, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल में हमेशा रहेगा। तो आप जब भी जाएंगे पेपर देने, आप लोगों एक बार नज़र डालेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से देखते हैं, लेकिन हाँ ऐसा कर देते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे। ठीक है, अब इतना बचा हुआ है, इसको भी इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो क्या करते हैं? वही वर्ग है, तो का, चा, टा, कचट, तप, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण, अगर आप एक एक वर्ण याद करेंगे ना कि कौन सा अल्प प्राण है, सारे वर्ण याद कर लेंगे ना, तो कभी भी याद नहीं कर सकते। अब भाई कुछ लोग होते हैं जो याद कर ले जाएंगे, लेकिन जब इसका एक साधारण सिंपल सा ट्रिक है, तब उतनी गहराई में क्यों घुसेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले तो मुझे बड़ा मतलब मैं तो कभी याद ही नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं था पहले। ठीक है, तो देखो हो सकता है भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप जानते होंगे, मैं ना जानता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पहली पंक्ति होती है दोस्तों, पहली पंक्ति, ये जो पहली वाली पंक्ति होती है, ऐसे करो मैं मार्कर दूसरा लगाया जाए, दूसरा मार्कर ये वाला, ये जो पहली पंक्ति होती है ये वाली, इसको कहते हैं, ये होते हैं सारे के सारे अल्प प्राण। क्या होते हैं ये दोस्तों? अल्प प्राण कहते हैं इनको, अल्प प्राण। ठीक है, और ये जो दूसरी पंक्ति होती है, दूसरी पंक्ति जो होती है, ये वाले क्या होते हैं? ये वाले होते हैं महाप्राण। ये वाले क्या होते हैं? महाप्राण। ठीक है, यानी प्राण वायु के आधार पर जो वर्णों के भेद हैं वो कितने? 2 हैं, व्यंजन नहीं। ठीक है, इसमें स्वर भी आते हैं। तो
वर्ण कहेंगे, ठीक है। वर्ण में अल्पप्राण और महाप्राण। फिर देखिए तीसरा क्या है, तीसरा आपसे ये कहता है, अब जैसे अब ये जो अल्पप्राण महाप्राण फिर अल्पप्राण आएगा, फिर यहाँ पर ये क्या आएगा दोस्तों, अल्पप्राण आएगा। ये भी क्या होते हैं, अल्पप्राण ही होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। अल्पप्राण लिखा है, अल्पप्राण होता है। अब इसको मिटाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये लाइन भी क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन भी हो जाएगी आपकी महाप्राण, ठीक है। और बची हुई लाइन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, ये वाली हो जाएगी अल्पप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। अब देखो जैसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण है, तो आपके सामने ऑप्शन ही हो जाएगा खा, झा, ठीक है, ठा, और एक ऑप्शन इसमें से या इसमें से कहीं से हो जाएगा तो आपका अल्पप्राण हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण की श्रेणी में या महाप्राण है, तो पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा ठा, इसमें से कोई दे देंगे या इसमें से कोई दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फार्मूला होता है, अल्पप्राण मतलब क्या होता है, देखो इनको नंबर दे दो आप, इनको कर दो आप नंबरिंग कर दो इनकी, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये जो वर्गों की नंबरिंग कर दी है ना, इसी के बेस पे हम लोग किताबों में क्या पढ़ लेते हैं, अल्पप्राण महाप्राण पढ़ लेते हैं। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या नंबर दिया हुआ है यार, क्योंकि तब आपको ये वर्ग पता नहीं होते थे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं कि जो महाप्राण की बात आती है, यहाँ पर देखो महाप्राण, जैसे कि अल्पप्राण लिखा हुआ है, ठीक है। तो अल्पप्राण की जब बात आएगी दोस्तों, यहाँ पर अल्पप्राण की बात आएगी तो क्या कर देते हैं कि जो वर्ग होते हैं जो हमारे, तो उसमें क्या करते हैं, अल्पप्राण क्या है, पहली लाइन, ठीक है, फिर तीसरी लाइन, फिर पांचवी लाइन, ऐसे लिखा होता है। और महाप्राण में क्या करते हैं, महाप्राण में क्या करते हैं, दूसरी और चौथी, ऐसे लगा होता है ना। तो यही चीज़ें वहाँ पे किताब में लिखी होती है, लेकिन ये इतना डिटेल में शायद नहीं होता है, ठीक है। तो अल्पप्राण 1 3 5 का ये फार्मूला होता है, 1 3, ये अल्पप्राण, हाँ अल्पप्राण 1 3 5, और महाप्राण का 2 और 4 होता है फार्मूला। इसको मिटाते हैं, ये इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे जो काम है वो काम क्या है, वो देखो काम दोस्तों ये है कि जो स्वर होते हैं सारे के सारे जो स्वर होते हैं, तो कामता प्रसाद गुरु कहते हैं ना, हिंदी का पाणिनि, उन्होंने कहा है कि जो स्वर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। तो लिख लो भाई, यहाँ पर पहला पॉइंट ही लिखो कि सभी स्वर का क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। दूसरी बात है कि जो सभी अंतस्थ व्यंजन है ना, सभी अंतस्थ व्यंजन यानी या रा ला वा, अच्छा या रा ला वा, या और वा जो है वो अर्धस्वर होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या आता है कि ऊष्म व्यंजन आते हैं ना, ऊष्म व्यंजन जो तीनों सा और हा होता है, ठीक है, लिख लो भाई, सा और सा और हा, ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं महाप्राण। भाई एक बार देख लो मेरी नीचे तक सो रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो ये आपका होता है महाप्राण। अब अच्छा इनको कोई बचे तो नहीं है, काउंट कर लो। तो 25 ये हो गए, 25 और 11 36 और 8 44, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया। अब इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करते हैं कि उच्चारण के स्थान पर वर्णों के भेद। देखिए जब व्यंजन पढ़ रहे थे हम लोग तो वहाँ पर लिखा था उच्चारण के स्थान पर वर्णों के व्यंजनों के भेद पढ़ा था हम लोगों ने। तो वहाँ पर आप इतना कर लीजिएगा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद, जो हम लोगों ने 8 पढ़े थे, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि उच्चारण के स्थान पर वर्णों के भेद। इसमें स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे, ठीक है, स्वर होंगे और व्यंजन भी होंगे। तो उच्चारण के स्थान पर वर्णों के भेद, इसमें क्या आ जाएगा, पहले देखो क्या है। तो इसमें कई प्रकार के हैं, अब ये रेड मार्कर का काम नहीं रहेगा। पहले क्या रहेगा, नंबर 1 रहेगा, नहीं इससे देखो स्वरयंत्रमुखी, नंबर 1 है
स्वरयंत्र, मुखी या काकल्य। ये ऊपर तक दिख रहा है क्या? अरे बहुत ऊपर लिख गया यार। यहां से देखो, स्वरयंत्र, मुखी या काकल्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा काकल्य है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो बस आज के बाद से आपसे गलती नहीं होगी। नंबर 2 है कंठ, नंबर 2 है कंठ, और नंबर 3 है तालव्य, नंबर 4 है मूर्धन्य, नंबर 5 है वत्सर्य, नंबर 6 दंत, नंबर 7 ओष्ठ, नंबर 8 कंठ्योस्थ, कंठोष्ठ, नंबर 9 दंत्योष्ठ, नंबर 10 दव्योष्ठ, नंबर 11 कंठ तालव्य। अरे ठीक है, अब देखो कुछ जगह या मैं ही पहले क्या करता था कि बताता था आपको कि देखो यहाँ पर कि जो है कंठ होता है, यहाँ पर काकल्य होता है, ये सब बातें बेकार की हैं, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। आपको ये याद करना पड़ेगा, ये कड़वा सत्य है अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है तो देखो काकल्य क्या होता है, ये होता है हा, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो होता है हा। अच्छा हाँ ऐसे लिखते हैं ना, अच्छा हा को सही से लिख ही दिया जाए, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे सही दिख रहा है। कंठ में देखो, कंठ में देखो का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है, ताला भी देखो चा, छा, जा, झा, या। अच्छा आपके दिमाग में यह बात आ गई होगी कि सर आपने वर्ग क्यों नहीं लिखे जब ऐसे ही करना था। तो भैया देखो इसमें अलग चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें गायब हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी इसमें, इसीलिए वो वर्ग वाला इसमें रूल काम नहीं करेगा। जहाँ पे लिखा होता है किताबों में तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। अब मूर्धन्य देखो क्या होता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। वत्सर क्या है, ना, ला, रा, सा। अब देखो ना कहाँ से मैच कर रहा है ये बताओ। दंत में क्या हो जाएगा, दंत में आ जाएगा ता, था, दा, धा। ओष्ठ में क्या आएगा, ओष्ठ में और कंठोष्ठ छोड़ो, अभी व्यंजन देखते हैं। ये आ जाएगा जो दंत्योष्ठ है, इसमें क्या आ जाएगा, वा और फा। और जो दव्योष्ठ है इसमें भी फा आएगा, पा, फा, बा, था और मा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने समझा क्या क्या हुआ। तो ठीक है, इसमें क्या, इसमें देखो भा नहीं आ रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको अलग लिखा है। तो ये चीज़ आपको जैसे मुझे याद हुआ है ना, कोई भी ट्रिक नहीं है, मैंने तो कोई ट्रिक नहीं लगाई, बस थोड़ा सा कितना 10 मिनट लगा होगा याद करने में। हाँ 10 मिनट लगा होगा, आ गया एक बार में। ऐसे आपको भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे पढ़ोगे, जैसे एक बार देखा इसको, आपने नोट्स बनाए, आपने देखा ध्यान से, पढ़ा नहीं बस ध्यान से देखा इसको, फिर उसके बाद पढ़ लिया, फिर उसके बाद चिंतन कर लिया कि हाँ यार ये था ये था ये था, बस याद हो जाएगा। ऐसी चीज़ें याद होती हैं। अगर आप रटने बैठ जाओगे ना कि कंठ तालव्य, तो उसमें थोड़ा सा खिचड़ी हो जाती है। जब तक आप चिंतन करेंगे ना पढ़ाई करने के लिए, चिंतन, तब आपका अच्छे से काम बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो स्वर है, स्वर देख लो क्या क्या है। अब का, खा, गा, घा, अड़ा, तो इसमें क्या आता है, इसमें छोटा आ भी आता है और एक विसर्ग भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बची हुई थी, जैसे चा, छा, जा, झा, तो ये क्या होगा, या और सा, ये आएंगे दो। ठीक है, और इसमें एक छोटी ई भी आएगी। ठीक है,
टा ठा डा ढा ड़ा, और ये वाला सा भी आएगा, और इसमें ब्रैकेट में आप ये वाला स्वर भी लिखेंगे, ठीक है। नाला रासा था, नाला रासा, और ता था दा था, ये भी ये खाली रहेंगे। ओष्ठ में क्या आएगा, ओष्ठ में देखो इस स्वर की बात हो रही है तो ओष्ठ में क्या आ जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ठीक है। और कंठ तालव्य, मतलब कंठ तालव्य में समझो, मतलब जैसे कि ये आ ई की बात हुई है ना, तो देखो ए और ऐ, ए ऐ, ठीक है, ये समझो बात को। तो ये आपका हो गया है उच्चारण के स्थान पर वर्णों के भेद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो अब इसको रफ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिंदी के वर्णमाला में अन्य वर्ण, ठीक है, हिंदी के अन्य वर्ण, ये बहुत जरूरी है। अभी इसी से आगे कुछ एक बात आपको और बतानी है, ठीक है। हिंदी के अन्य वर्ण पहले देखेंगे कौन कौन से हैं, जो अभी तक हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको। तो हिंदी वर्णमाला के या हिंदी के अन्य वर्ण कौन कौन से हैं, देखो पहले तो आपको देखना है अयोगवाह। नंबर 1 क्या है, अयोगवाह। 2 होते हैं, कौन कौन से, ये तो पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक तो होता है अंग, एक होता है आ, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। ये बिंदी लगी होती है इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसकी बिंदी लगी थी अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। और नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या है, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ठीक है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन दोस्तों ये बन जाता है। पहली बात तो संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये भाई कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि छा किससे किससे बना है, तो छा देखो किससे किससे बना है, ये देखो छा किससे बना है, का ये वाला प्लस सा प्लस आ, ये बना है छा, ठीक है। और त्रा, त्रा, ठीक है, और ये आ। अब देखो ज्ञा किससे बना है, ज्ञा देखो बना है जा से, जा, या और ये। सा कैसे बना है, तो सा देखो बना है ये वाला सा और ये रा और प्लस आ। इन दोनों को सबको जोड़ देंगे ना, इन दोनों को, तब ये बन के आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि छा किससे बना है, तो याद रखिएगा पहले वाले में हलंत लगेगा, दूसरे वाले में अगर हलंत नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो हम लोग क्या किया है, इसको बिल्कुल ही शब्द विच्छेद कर दिया है, बिल्कुल ही तोड़ दिया है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ये, तब भी तो ये छा आएगा, तभी तो क्षा आएगा। शाह बोलते हैं, क्षा, क्षा, इसका उच्चारण क्या होता है, क्षा, क्षत्रिय, ठीक है। कक्षा, कक्षा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, KSHA, तब होता ना ये, है ना, यही लिखते हैं। तो देखो का और शा, तो हलंत अगर इसमें नहीं दिया है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ऐसे दिया हो, कोई ऑप्शन आपको भ्रमित करने के लिए आपके सामने ऐसे लिखा हो, ये का, ये सभी के लिए है, ये रूल सभी के लिए है, खाली एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये का नहीं लिखो, लिख पा रहा हूँ सही से, ये का हो और ये एक ऑप्शन आपके सामने ये है और एक आपके सामने ऑप्शन ये है, और ठीक है, और एक आपके सामने ऑप्शन है ये। तब बताओ इसमें सही कौन होगा, तो दोस्तों सही इसमें ये होगा। अगर ये नहीं होगा, देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर आ होना जरूरी है, तब तो होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सबको, तो संयुक्त अक्षर का जो तोड़ है वो किन से मिलके बना है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है किन किन वर्णों से मिलके बनता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं किस पे आते हैं हम लोग, विकसित स्वर बोलते हैं इसको, विकसित स्वर भी पढ़ेंगे भाई। एक होता है ये विकसित स्वर, इसको क्या बोलते हैं, इसको और भी बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुनासिक, बोलते हैं इसको अनुनासिक, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं। और एक नाम इसका और है चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु भी बोल देते हैं। तो ये कितने होते हैं, एक होता है, आप लोग जान गए होंगे, ये वाला, ये। अब देखो ये अनुनासिक है, अनुसार इसका क्या होता है, तत्सम होता है। अगर ये किसी शब्द के ऊपर रखा है, ये किसी वर्ण के ऊपर लगा है, आपसे पूछे इसमें तद्भव कौन है, तो भाई यही तद्भव हो जाएगा, ठीक है, यही तद्भव हो जाएगा। ये तत्सम का तद्भव होता है। जो ये वाली बिंदी होती है ना, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसी का तद्भव सिस्टम क्या है, ये तद्भव है, ठीक है। चलिए जब तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसको क्लियर किया जाएगा। चौथा देखो क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन या द्विगुण, ठीक है, द्विगुण। ताड़न जात कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई, ताड़न जात 2 होते हैं, ठीक है। और इसका नाम है उच्छिप्त, ये भी रखो, उच्छिप्त, उच्छिप्त 2 होते हैं। तो 2 होते हैं कौन कौन से भाई, मैंने पढ़ाया था पहले ही आपको, ये एक तो ये अड़ा होता है और ये एक ढा होता है। देखो ये जो वर्ड होता है ना यार, ये थोड़ा बड़ा लिखूँ क्या, इसको तो मिटाना पड़ जाएगा मुझे लग रहा है, चलो सब वहाँ पे बता दिया जाएगा। देखो ये और ये होते हैं, ठीक है, ये विकसित व्यंजन है। अच्छा आपने कभी गौर किया है कि इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं हो सकता, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर जब किसी वर्ण पर किसी बिंदी उंदी रखी होती है तो 2 चीज़ें नहीं लिख सकती हैं एक साथ। अब यहाँ पर पाई या हलंत, पहली बात ये स्वर रहित नहीं किया जा सकता, ये जो रा है और ढा है ये स्वर रहित नहीं किया जा सकता, इसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन बनता है वाड्मय, ये बताता है कि ये कौन सा, मतलब ऐसे लिखा होता है, ठीक है, और एक ऐसे लिखा होता है, तो इसमें सही कौन सा है, तो नीचे वाला सही है। इसमें सही कौन सा है, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि ये स्वर रहित करे ही नहीं जा सकते, ये स्वर रहित करे नहीं जा सकते और इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं हो सकता, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर यहाँ पर नहीं देख लेते हैं, 5वां नंबर क्या कहता है कि कौन सा बचेगा, अब विदेशी, हाँ विदेशी, ठीक है, आगत स्वर, और क्या बोल देते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको यार, विदेशी आगत और अर्धचंद्र बिंदु भी बोलते हैं इसको, अर्ध चंद्र बिंदु। बस ये सिंपल सा है, कौन सा, ये जो आपने पढ़ा है ना, ये वाला, बस यही है। अब ये किसी में अगर लग जाता है तो वो अंग्रेजी का शब्द हो जाता है, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, ठीक है, हेलीकॉप्टर, डॉक्टर, ठीक है। तो ये सारी जो है यही अर्धचंद्र बिंदु है। और छठा देखो क्या है कि विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण वही जो मैंने आपको बताया था, नुक्ता वाले, अरबी फारसी वाले, ठीक है। तो देखो कौन कौन से, का, खा, गा, जा, फा, 5 हैं। एनसीईआरटी क्या मानती है, खा, जा, फा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो पूरा, तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये देखो ये 5 होते हैं, ठीक है, ये 5 माने गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी 3 मानती है, और इसके बारे में कल मैंने आपको बताया भी था अच्छे से अगली पिछली क्लास में। तो चलिए अब आते हैं हम लोग, वर्णों की संख्या कितनी है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हिंदी में जो वर्ण हैं उनकी संख्या आप लोगों ने बड़ा ही अलग अलग तरीके से देखी होगी, कोई में 52 है, कोई में 44 हैं, किसी में 56 हैं। तो वो कैसे हो रही हैं, हर हाल में वो सही होती हैं अपने अपने तरीके से। क्यों, देखो लिखो पहले वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कैसे, देखो
अगर मूल या साधारण वर्ड की वर्ड बता रहा हूँ मैं, वर्ण। देखो जैसे व्यंजन कितने होते हैं 33, ठीक है, और स्वर कितने होते हैं 11। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ये जो होते हैं वर्ण, ये होते हैं मूल या साधारण वर्ण। तो आपसे क्वेश्चन ये बने कि हिंदी वर्णमाला में मूल या साधारण वर्ण कितने हैं, उनकी संख्या कितनी, तो आपको 44 लगाना है। फिर इसमें देखो, इसमें जोड़ो, इसमें क्या जोड़ो, पहली बात तो जोड़ो इसमें ताड़न जात कितने हैं भाई इसमें, तो ताड़न जात में 2 है ना, रा और हा। और क्या होगा इसमें, ताड़न जात जोड़ अयोग वाह जोड़ो, अयोग वाह जोड़ो, वो कितने हैं, वो भी 2 हैं, अंग और आह, ठीक है। और संयुक्ताक्षर जोड़ो, संयुक्ताक्षर जोड़ो, वो कितने हैं, वो 4 हैं। तो इनको सबको ऐड करके देखो कितना हो रहा है भाई, तो 44 ये हो गए थे, 8 ही हो गए थे, ये हो गए 52। तो ये संख्या क्या आती है, ये आती है हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, ठीक है। अब इसमें और भी ऐड करो, ऐड करो क्या, इसमें ऐड करो अब तुम विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण। अब विदेशी वर्ण इसमें ऐड किए जाते हैं 4, तो संख्या हो जाती है 56। अब ये क्या हो जाती है, मानक संख्या, मानक संख्या होती है ये। देखो मानक संख्या हो गई ना। अच्छा, विदेशी वर्ण को कौन कौन से वर्ण लिए हैं हम लोगों ने, अभी तो मैंने आपको विदेशी वर्ण 5 बताए थे, यहाँ पे 4 को क्यों लिए, तो जो NCERT है ना उसमें खा और जा और फा को माना है ना, खा जा फा, और ये एक आगत स्वर ये वाला, तो ये हो गए 4। तो इन्हीं को काउंट किया है, टोटल कितने हो जाएंगे 56। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी वर्णों की, मानक संख्या वर्णों की हो जाएगी कितनी 56। तो वर्णमाला आपकी समाप्त नहीं होती है अभी एक चैप्टर इसमें और है, वो उसको भी देखेंगे, मात्रा, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी अगर डाउट है किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन करिएगा। मैं पहले ऊपर से देखूँ यार, शो कर रहा था ये, हाँ ठीक है। तो कमेंट करिएगा, चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास अच्छी लगी होगी मुझे पता है, तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना, और अपने साथियों के साथ खूब क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।